हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इस चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे। स्टार्टिंग में हमने ये कवर किया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, उसके बाद बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान और जो बाकी के डेफिनेशंस या फिर फीचर्स थे वो हमने स्टडी किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक टेबल स्टडी किया था जिसमें कि सारे 12 5 ईयर प्लान्स के पीरियड, मेन ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट और अचीवमेंट्स दिए थे। ठीक है, और आज का हमारा था कि हमें नीति आयोग को स्टडी करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 12th 5-year plan ended on 31st March 2017, which was extended by 6 months, that is 4th October 2017, for enabling ministries to complete their appraisals. यानी कि जो 12th 5-year plan था वो 31st March 2017 को ख़त्म हो गया था, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था ताकि जो सारे मिनिस्ट्रीज़ है वो अपने अप्रेजल्स कंप्लीट कर सके। Niti Aayog, introduced in 2015, aimed at expanding the role of the states, making the states' role more positive in collaboration with the center. मतलब नीति आयोग का काम क्या था, जो कि 2015 में आया था, कि वो स्टेट्स का रोल और ज़्यादा बढ़ा सके, यानी कि स्टेट सेंटर के साथ मिलके प्लानिंग कर सके। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज एन इनोवेटिव एंड रिमार्केबल स्टेप टू री एनफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, स्टेट का रोल बढ़ाने का काम करना था, इस वजह से नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि अब सेंटर के साथ साथ जो स्टेट है वो भी साथ में चलेगी, यानी कि स्टेट नीचे से बताएंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, और वो सेंटर तक पहुँचेगा। फिर सेंटर उसके हिसाब से लोगों के लिए पॉलिसीज़ फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये किस चीज़ का अच्छा एग्जाम्पल है, फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सबको पता होगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को एक हाथ में रखना, ठीक है, यानी कि एक ही इंसान के पास सारी पावर होगी जो कि सेंटर में है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। It also aims to accelerate economic growth and development. इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एम था जो कि था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Resolution of Niti Aayog was sanctioned on 1 January 2015, but its actual execution started after the completion of 12th 5-year plan. ठीक है, जो नीति आयोग का रेजोल्यूशन था वो 1 जनवरी 2015 को ही सैंक्शन हो गया था, लेकिन वो स्टार्ट कब हुआ, जब 12th 5-year प्लान पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जो कि 2017 में हुआ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं। थिंक टैंक फंक्शंस। एज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग को क्या कहा जाता है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग aims to evolve a shared vision of national development with the active involvement of states. नीति आयोग का एम क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट का विजन देखना, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट को कंप्लीट करना विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। आप देखोगे बार बार ये वर्ड्स आ रहा है कि स्टेट्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है और उसका काम क्या है, स्टेट्स को साथ में लेके चलना। It fosters cooperative federalism through structural support and policy guidelines to the state on a continuous basis. यानी कि एक संघ राज्य होने का काम कर रहा है। ठीक है, जिससे कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिल रहा है और पॉलिसी गाइडेंस भी मिल रहा है स्टेट्स को, और वो भी कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। ठीक है, समझ में आया नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक आयोग है जो कि जिसे कि हम थिंक टैंक भी कहते हैं, और उसका काम है स्टेट्स को साथ में लेके चलना, जिससे कि आगे की सारी डेवलपमेंट हर लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि थिंक टैंक है क्या। Think tank is a group of experts who are gathered together by an organization, especially by a government, in order to consider various problems, try and work out ways to solve them. थिंक टैंक क्या है? एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, बुलाए गए हैं, या फिर स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा गैदर किए गए हैं। किस लिए? जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कंसिडर करने के लिए और
उनमें सॉल्यूशंस निकालने के लिए, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आया थिंक टैंक क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं, जिससे कि वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, पॉलिसीज फॉर्म कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर सके। आगे हम देखेंगे पिलर्स ऑफ नीति आयोग। तो ये क्या है? पिलर्स है नीति आयोग के। विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th 5-year प्लान, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, outcome budget and output outcome framework, global entrepreneurship summit 2017, and launching of program to transform identified aspirational districts। ठीक है, ये पिलर्स है। हम आगे चलते हैं। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्ट्रक्चर कैसा है? The resolution dated 1st January 2015 and its subsequent amendment dated 16th February 2015 provides the structure of नीति आयोग as follows। ठीक है, यहाँ पे नीति आयोग का स्ट्रक्चर दिया गया है कि क्या कौन कौन लोग होंगे नीति आयोग में। सबसे पहला है गवर्निंग काउंसिल, कंप्राइजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होगा? पहले तो सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनल काउंसिल। सबसे पहले क्या था? गवर्निंग काउंसिल, और गवर्निंग काउंसिल में कौन थे? सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स। फिर है रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल में कौन होगा? These would be formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or region। ओके, रीजनल काउंसिल्स कब बनाई जाएंगी या किस लिए बनाई जाएंगी? कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होंगे जो कि एक स्टेट या फिर एक रीजन को इफेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए कौन से काउंसिल्स बनाए जाएंगे? रीजनल काउंसिल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल इन्वाइटीज। दीज वुड इंक्लूड एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स विद रेलेवेंट नॉलेज हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, स्पेशल इन्वाइटीज कौन होंगे? जो किसी चीज़ की स्पेशलाइज्ड हो किसी चीज़ में, या फिर एक्सपर्ट्स हो। ठीक है, या फिर उन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रैक्टिस कर रखी हो, तो ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं इस नीति आयोग के स्ट्रक्चर में या फिर नीति आयोग के लिए। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पेशल इन्वाइटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कैसा है। सबसे पहले एक चेयरमैन होंगे, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद है वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं? 5, और पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, उसके बाद है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। Maximum of 4 members of the Union Council of Ministers to be nominated by Prime Minister। ठीक है, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, मतलब कि वो हमेशा जो वो पोस्ट है वो हमेशा वही मेंबर्स बनेंगे। उसके बाद है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सेक्रेटेरिएट अगर ज़रूरत हो तो इन्हें एक सेक्रेटेरिएट भी दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। सबसे पहला है शेयर्ड नेशनल एजेंडा, इवॉल्व्स अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड स्ट्रैटेजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। This will provide a framework of national agenda for the prime ministers and chief ministers to implement। ठीक है, शेयर्ड नेशनल एजेंडा कैसा है? शेयर्ड यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट का भी यही काम है कि हमें नेशन को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, और सेंटर का भी यही काम है कि हमें नेशनल डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो ये जो नेशनल एजेंडा है ये शेयर्ड होता है दोनों में। वो भी उतने ही अच्छे से मेहनत करते हैं, क्योंकि हमने देखा काउंसिल में हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। खाली सेंटर अकेले बैठ के प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, ताकि लोगों से, जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन लोगों से वो वहाँ की प्रॉब्लम्स ले सके, वहाँ के इश्यूज ले सके, ताकि उनके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, समझ में आया शेयर्ड नेशनल एजेंडा क्या है। नेक्स्ट है स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर।
support state in addressing their own challenges, building on strengths and comparative advantages. This will be through various means such as coordinating with ministries, championing their ideas at the center, providing consultancy support and building capacity. ठीक है, नीति आयोग क्या है? स्टेट्स का बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है, सेंटर में स्टेट्स का बेस्ट फ्रेंड कौन है? नीति आयोग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स के चैलेंजेस, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनको एडवांटेजेस मिल रहे हैं. ठीक है, दिस विल थ्रू वेरियस मीन्स सच एज कोऑर्डिनेटिंग विद मिनिस्ट्रीज. मतलब ये किस तरीके से उनकी इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हो रही है? जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके. ठीक है, उन्हें कंसल्टेंसी सपोर्ट देके और उनको उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करके कि हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, समझ में आए ये दो फंक्शंस. नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है. Decentralized planning, restructuring the planning process into the bottom up model. ठीक है, from village level, that is local government to national level और central government. मैंने स्टार्टिंग से ही बताया डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि बॉटम अप लेवल, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ. जो नीचे की लोकल गवर्नमेंट है या फिर जो ग्राम पंचायत वगैरह हैं, इन लोगों से, मतलब बिल्कुल गांव की लेवल से सिटी लेवल से स्टेट लेवल और फिर उसके बाद टोटल नेशनल लेवल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो रही है. नीचे से इश्यूज मिल रहे हैं हमें जिनके ऊपर बैठ के सोल्यूशन निकाला जाए ताकि उन सब लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुंच सके या फिर उन सब के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. नॉलेज एंड इनोवेशन हब. Be an accumulator as well as booster of research and best practices on good governance through a state-of-art resource center which identifies, analysis, shares and facilitates replication of the same. यानी कि यहाँ पे क्या है? रिसर्च हो रही है अच्छे से. ठीक है, अच्छे गवर्नेंस की प्रैक्टिस हो रही है. स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर which identifies, analyzes, shares and facilitates replication of the same. यानी कि नई नॉलेज आती जा रही है, इनोवेशन हो रहा है. ठीक है, इनोवेशन हब बोला है. वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए. कुछ ना कुछ नया तरीका, कुछ ना कुछ इनोवेशन होना चाहिए जिससे कि जो चीज़ें हैं वो ईजिली सॉल्व हो सके. हमें पता है ये थिंक टैंक है. क्या है? थिंक टैंक. यानी कि यहाँ पे कौन है? एक्सपर्ट्स है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट है जो कि हर प्रॉब्लम को इनोवेटिव तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. Monitor the implementation of policies and programs and evaluate their impact through rigorous tracking of performance metrics and comprehensive program evaluation. This will identify weakness and bottlenecks for necessary course correction. ठीक है, ये पॉइंट्स अभी मैं समझाऊंगी आपको. weakness and bottlenecks for the necessary course correction, enable date-driven policy making, encouraging greater efficiency and effectiveness. Monitoring and evaluation, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग प्रोसेस का. ठीक है, आप किसी भी तरीके की प्लानिंग करो, किसी भी तरीके की, कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, या फिर आपको एक काम कंप्लीट करना है. आपने प्लानिंग करा है कि मैं इतने दिनों में ये काम कंप्लीट करूँगा, लेकिन अगर आप बीच बीच में उसे मॉनिटर नहीं करोगे तो वो काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मे बी कंप्लीट होगा तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे. ठीक है, डेली लाइफ की चीज़ों से ही लेके चलो. अगर आपने सोचा है कि आपको अपने घर को पेंट करना है और आपने एक दिन प्लान कर लिया कि मुझे ऐसे ऐसे पेंट करना है और आपने वो काम किसी को सौंप दिया कि अब आपको ये घर पेंट करके मुझे देना है. ठीक है, आप बीच में इवैल्यूएट करने नहीं आए, मॉनिटरिंग करने नहीं आए, जो काम चल रहा है वैसे ही काम चलता रहा. आपने एक फिक्स डेट दी थी, उस डेट तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है. आप जब आते हो तो देखते हो कि नहीं, मुझे ये कलर यहाँ नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे ये वॉल आर्ट चाहिए थी, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है. लेकिन अगर वही काम आप बीच में आके मॉनिटर करते तो आप उन्हें बता सकते थे कि यहाँ पर ये चीज़ की कमी रह गई है, आप इसमें ये चेंजेस लाओ. ठीक है, तो कोई भी प्लानिंग प्रोसेस हो, आपको क्या करना चाहिए? बीच में मॉनिटर करनी चाहिए चीज़ों को इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए. ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? मैंने अभी 2 वर्ड सर्कल करे, वीकनेसेस एंड बॉटलनेक्स. वीकनेस सबको पता है क्या होता है. बॉटलनेक्स मतलब कि गलती. ठीक है, कि कहीं से ऐसे चीज़ें लीक हो रही हैं. ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए. ओके,
जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स हैं, उन्हें मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना, उनको हमेशा ट्रैक करते रहना कि ये सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। इससे पता चलता है कि ये वीकनेस है, ये बॉटलनेक्स है, ये हमें कम करने चाहिए, ये हमें हटा देने चाहिए, ताकि काम कैसे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। बीइंग द प्राइमरी प्लेटफॉर्म for operationalization, cooperative federalism, enabling states to have active participation in the formulation of national policy and achieving time-bound implementation of quantitative and qualitative targets through the combined authority of the Prime Minister and Chief Ministers of the state. ठीक है, काम कैसे चल रहा है? कोऑपरेटिव तरीके से और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब संघराज्य, यानी कि सबको साथ में लेके चलना। ठीक है, तो ये क्या एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जिससे कि स्टेट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे सेंटर के साथ। ठीक है, यानी कि खाली सेंटर अकेले बैठ के रूल्स ना बनाए, स्टेट्स भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, और उसके साथ टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो पॉलिसीज़ बनी है उन्हें एक टाइम तक हमें इम्प्लीमेंट करना है। जो उनके अंदर की क्वांटिटेटिव टर्म्स है, जो क्वालिटेटिव टारगेट्स हैं, उन सबको एक साथ मिलके क्या करना है, एक टाइम बाउंड के अंदर, मतलब एक टाइम के अंदर उन सबको कवर करना है। ठीक है, कुछ और फंक्शंस हैं जैसे कि इंटर कंसल्टेंसी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इंटर कंसल्टेंसी मतलब आपस में कंसल्ट करके काम करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मतभेद है तो उन्हें सॉल्व करना, और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को भी अपग्रेड करते रहना। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, ये सब आपकी बुक में है, मैंने सब कुछ आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी में से लिया है। बस मेरा मोटो है आप लोगों को ये इजी लैंग्वेज में समझाना। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप ये लेक्चर्स देख रहे हो तो आप अपना बुक अपने सामने रखा करो, ताकि अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1950 और नीति आयोग कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। Planning Commission enjoyed the powers to allocate funds to ministry and state government. Planning Commission का क्या Planning Commission के पास क्या पावर थी कि वो मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड एलोकेट कर देते थे। लेकिन नीति आयोग क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है, एक थिंक टैंक है, जो कि इस फंक्शन को, मतलब एलोकेशन ऑफ फंड्स की, फंड्स किस तरीके से एलोकेट करने हैं, उन लोगों के साथ बैठ के इस फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। रोल ऑफ स्टेट्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। स्टेट्स का काम क्या था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तक चीज़ें पहुंचाना, और जो प्लान मीटिंग्स होती थी, एनुअली होती थी, उनमें बैठ के अपनी चीज़ों को डिस्कस करना। लेकिन नीति आयोग में क्या है? स्टेट के सारे जो क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नर्स हैं, वो सब ऑलरेडी गवर्निंग काउंसिल में है ना, तो यहाँ पे उनका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। सेक्रेटरीज और मेंबर सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस। ओके, जो सेक्रेटरीज होते थे या फिर जो मेंबर सेक्रेटरीज होते थे, वो एक यूजुअल प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे। और नीति आयोग में सेक्रेटरी को सीईओ बोलते हैं, और हमने अभी पढ़ा था उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग कमीशन हैड नो प्रोविजन फॉर पार्ट टाइम मेंबर्स। प्लानिंग कमीशन में पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं थे, लेकिन नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर्स है, जैसे जैसे जब जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम के लिए। ठीक है, प्लानिंग कमीशन हैड अ चेयरपर्सन, अ मेंबर सेक्रेटरी एंड अ फुल टाइम मेंबर। प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा था? एक मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है, मतलब मेंबर सेक्रेटरीज, और एक चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स। लेकिन नीति आयोग में कौन कौन है? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड सीईओ ऑफ द सेक्रेटरी रैंक। ठीक है, समझ में आया सबको? 7th पॉइंट देख लेते हैं। Planning Commission framed policies for states and tied allocation of funds with the approval of projects. प्लानिंग कमीशन क्या करते थे? पॉलिसीज़ बनाते थे स्टेट के लिए और उन्हें फंड्स एलोकेट करते थे ताकि प्रोजेक्ट अप्रूव हो सके। और नीति आयोग क्या है? सिर्फ एक थिंक टैंक है। ठीक है, वो पॉलिसीज़ फॉर्म नहीं करते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीति आयोग पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं करते, वो बस एक थिंक टैंक है, एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप है। ठीक है,
जो कि आइडियाज़ देते हैं कि किस तरीके से आपको पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा जो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी जितने जल्दी से जल्दी हो सके मैं उन क्वेश्चंस को रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को मोटिवेट करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में फिर मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर सकूं। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।